हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ब्लैक बुक की इंग्लिश वोकैबुलरी की पूरी सीरीज, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि टॉपर्स कैसे याद करते हैं पूरी की पूरी वोकैब को बिल्कुल देसी तरीके से। हम आपको वैसे तो वीडियोस देखिए बहुत सारी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर वो लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल ग्रामर वे में बताते हैं कि ग्रामेटिकल तरीके से कैसे याद करें उसको, उसकी ट्रिक बताते हैं। पर हम यहाँ पे आपको बिल्कुल देसी ट्रिक बताएंगे कि देसी वे में कैसे याद कर सकते हैं और बिल्कुल देसी तरीके से आपको याद कराकर भी दिखाएंगे। ठीक है। और मैं खुद भी टॉपर हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर्स कैसे याद रखते हैं, कैसे याद करते हैं। ठीक है, वो ये ग्रामर वे में इतना नहीं जाते हैं, वो अपनी ट्रिक बनाते हैं और वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल देसी ट्रिक होगी और आप एग्जाम में कैसे उसको कर पाओगे। अब देखो एग्जाम में आता कैसे क्वेश्चन, तो एग्जाम में देखो क्वेश्चन पूछ लेगा अ पर्सन हु डिसलाइक वुमेन। अब आपको बताना है कि वो चार ऑप्शन दे देगा और बताएगा कि उसको क्या बोलते हैं। इनफॉलिबल बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं या मिसेंथ्रोप बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, आप मिसोजिनिस्ट पे लगा दोगे। तो आपको जब पता रहेगा तभी तो लगाओगे। तो आपको हम सारे वर्ड्स की मीनिंग पूरी अच्छी तरीके से याद करा देंगे। ठीक है। और आप बिल्कुल ही याद कर लोगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उनको लिए हम बिल्कुल हिंदी में अच्छी तरीके से बताएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छी तरीके से जान जाएंगे। तो ये दोनों लोगों के लिए बिल्कुल इक्विवेलेंट वाली वीडियो रहने वाली है। कोई भी बच्चा जो है वो मीनिंग आराम से याद कर पाएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ की हिंदी में मीनिंग पता चल गई ना, तो आप उसकी पूरी इंग्लिश में मीनिंग आराम से पता कर लोगे, क्योंकि इंग्लिश में देखो वो चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। पर वही चीज़ अगर आप हिंदी में देखोगे तो छोटी सी रहती है, जैसे कि जन हितैषी। अब उसका इंग्लिश मीनिंग देखिए कितना बड़ा है। ठीक है। तो अगर आपको मैं बता दूंगा कि हाँ जन हितैषी होता है, तो आप ये चीज़ अपने आप कर लोगे। ठीक है। तो ये मैं पूरा वैसे हालांकि आपको बताऊंगा कि कैसे याद करने की पूरी क्या ट्रिक होती है। ये वाला कॉलम में आप देख सकते हो कि ये पार्टिकुलर वर्ड कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आपका इनफॉलिबल 14 बार पूछा जा चुका है, 14 टाइम्स इट इज आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे ये वर्ड की सीरीज होने वाली है। ये 500 वर्ड्स तो आपको याद होने ही चाहिए। इसके अलावा 1800 से ज्यादा वर्ड्स हैं इस पूरे बुक के अंदर। तो उसमें 500 वर्ड्स तो ये रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो जब एम आएगा तो एम से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, इसमें ये भी आ जाएगा। ठीक है। तो 500 वर्ड तो आपके वैसे ही कवर हो जाएंगे। बाकी जो बचे 1300 वर्ड्स, वो भी मैं आपको साथ में बताते चलूंगा। ठीक है। तो अगर ये 500 वर्ड्स आप एक बार पढ़ लोगे, तो जब मैं वो 1800 वर्ड्स की सीरीज लाऊंगा तो उसके अंदर ये आपके 500 वर्ड्स भी जो है वो रिवाइज भी हो जाएंगे और इससे आपको हेल्प भी वहां पर मिल जाएगी, क्योंकि आपके फिर वर्ड्स कम हो जाएंगे। ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पहला वर्ड है आपका इनफॉलिबल। तो इनफॉलिबल वर्ड में ट्रिक क्या होती है, फॉल। ठीक है, फॉल मतलब क्या होता है, गिरना। ठीक है। डाउनफॉल, फेल होना। ठीक है। तो वही हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, इनफॉल है, लेकिन केवल फॉलिबल नहीं है। फॉलिबल अगर हो तो मतलब चूक, फेल्स। ठीक है। पर इनफॉलिबल है तो इन का मतलब ये होता है ना होना। ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे आपको ट्रिक उसकी भी अगर आपको देखनी है, तो देखिए एन का यूज हुआ है ना यहाँ पे इन में। तो एन मतलब निगेशन, निगेटिव, नॉट। ठीक है, नेवर। तो डैट नेवर फेल्स, यानी जो कभी भी फेल ना हो, अचूक हो जी बिल्कुल। ठीक है, ये कहते हैं कि ये बिल्कुल अचूक दवाई है, ये बिल्कुल अचूक रामबाण इलाज है। ठीक है, मतलब ये कभी भी चूकेगा ही नहीं, ये फेल ही नहीं होगा। डैट नेवर फेल्स, ऑलवेज डूइंग व्हाट इट इज सपोज टू डू, ये इसकी दूसरी मीनिंग है। ठीक है। तो मतलब कि वो जो सोचेगा हमेशा वही होगा, ऐसा नहीं है कि वो चूक जाएगा, वो चीज नहीं कर पाएगा जो उसने सोच रखा है। ठीक है। तो इनफॉलिबल मतलब जो फॉल ना करे, जो गिरे ना, जो फेल ना हो। इन। ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद हो गया। अब ये ऐसा नहीं कि एक ही बार में याद हो गया, आप इसको एक दो बार और खुद से देखोगे, वीडियो को भी हो सकता है एक दूसरी बार देखोगे। तो दो बार अगर आप ये वीडियो वैसे भी देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। और एक दो बार आप इसको मतलब देख लीजिएगा कि क्या है। तो रिवाइज तो करना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है। और आपको ये पूरा वर्ड्स याद हो जाएगा। अब देखिए ऐसा नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई ये सब जो याद करते हैं वो रटने वाले लोग याद करते हैं। देखिए ये सोच मेरी भी थी पहले। मैं सोचता था कि ये सब कौन ही याद करेगा यार, इतने सारे वर्ड्स, ये सब याद कर लो फिर पता नहीं पूछे ना पूछे। तो पहली बार तो ये पूछते हैं, बिल्कुल पूछा जाता है एग्जाम में, ये रिपीटिव वर्ड्स हैं। और अगर नहीं भी डायरेक्ट पूछा जाता है तो ये ऑप्शंस में रहते हैं, तो आप एलिमिनेशन भी आराम से कर पाते हो। तो ये याद करना बहुत जरूरी है, आप ये आंख बंद करके मेरी बात मान लो। ठीक है। और दूसरी बात कि याद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल हो पाएगा। मैंने भी यही सोच रखा था कि भाई याद वाद नहीं होता है, छोड़ो इन सारी चीजों को, जो चीजें एकदम से तय है उन्हीं को तैयार करो। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल याद होता है। आप एक दो बार जब इन्हीं वर्ड्स को देखोगे तो आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे मेरे ट्रिक से। ठीक है। अब देखो दूसरा वर्ड है मिसोजिनिस्ट।
तो आप हमेशा याद रखो कि मिस का मतलब ये होता है द्वेष करना, ठीक है? द्वेष करना, हेट करना, डिसलाइक करना, ठीक है? ये मिस का मतलब ही होता है। अभी तो यहाँ पे एक वर्ड है मिसोजिनिस्ट, पर अभी जब आप मिस से रिलेटेड कई वर्ड्स 1800 वाली सीरीज में देखोगे तो वहां पे मिस से रिलेटेड कई वर्ड्स आ जाएंगे। तो मिस का मतलब ही आप याद कर लो, जहां पर भी मिस आता है वहां का मतलब होता है डिसलाइक करना, हेट करना, हिंदी में द्वेष रखना, ठीक है? तो अब यहाँ पर जिनिस्ट का मतलब याद रख लो आप लोग। तो आप मतलब वुमेन होता है, तो आप पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, स्त्री जाति से द्वेष करने वाला, यानी स्त्रियों से द्वेष रखने वाला, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। याद करने का तरीका है, मिस का मतलब द्वेष रखना, हेट रखना, और आपका जिनिस्ट मतलब आप याद रख लो ये वैसे ही कि इसका मतलब स्त्री होता है तो स्त्री से द्वेष रखना। अब ये वाला जो वर्ड है आपका फिलेंथ्रोपिस्ट, ये बहुत 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 बार अगर आप लोग मॉक देते हो तो आपको बहुत बार दिखा होगा, ऑप्शंस में आ जाता है, कई बार तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब ही आप लोग याद कर लो, जन हितैषी होता है, मानव के लिए कोई अच्छा काम करे, मानवता का काम करे, उसी को हम लोग बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है? अब देखो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट डायरेक्ट याद कर लो तो आपको आसानी होगी, ठीक है? अब आप कहोगे मेरे को तो डायरेक्ट नहीं याद हो रहा, तो भाई आप दो चार बार देखोगे, हाँ फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब मानवता, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब मानव हितैषी, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि गरीबों की मदद करता हो, स्पेशली उसको पैसा दे करके, उसको हम लोग बोल देते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है? तो आप देखो हर एक चीज का मतलब आप याद, ऐसे नहीं है कि आप हर चीज का ट्रिक से ही याद करो। एप्पल का मतलब सेब होता है, उसकी कोई ट्रिक नहीं होती। बनाना का मतलब केला होता है, उसकी कोई ट्रिक नहीं होती। तो वैसे ही इसमें भी कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अगर आप डायरेक्ट याद कर लो तो बहुत ही बेटर होगा आपके लिए, उसके लिए अगर आप ट्रिक ढूंढोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है? और अगर मैं आपको वैसे ही बता दूं तो आप थोड़ा सा याद कर लिया करो कि फिल मतलब क्या होता है, प्यार करना, ठीक है? हितैषी के लिए कोई काम करना, अच्छा काम करना। और एंट्रोपिस्ट जब भी वर्ड आ जाए तो समझ लो वो इंसानों की बात हो रही है, ठीक है? तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब फिर क्या हो गया, इंसानों के लिए प्यार रखना यानी मानवता रखना, ठीक है? अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड, स्पेशली बाय गिविंग मनी। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड की, मिसेंट्रोप। तो यहाँ पर भी अब देखो आपने इतने तीन वर्ड याद किए, चौथा वर्ड आपको अपने आप पता चल जाएगा। मिस मतलब मैंने आपको बता दिया हेट करना होता है, एंट्रोप मतलब मैंने अभी अभी जस्ट बताया है कि फिल मतलब प्यार करना, एंट्रोप मतलब इंसानों से रिलेटेड वर्ड है, इंसान। तो मिस मतलब हेट करना, एंट्रोप मतलब इंसानों को, यानी कि जो मानवों से हेट करे, अ पर्सन हु हेट एंड अवॉइड अदर पीपल, मानव द्वेषी, ठीक है? उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं मिसेंट्रोप। तो मिसेंट्रोप आपको याद नहीं करना पड़ा, आपने ये तीन या बल्कि ये दो ही याद रखा और इनसे आपको चौथा मिल गया, ठीक है? अब देखो क्या है आपका ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वर्ड, इसका भी सीधा सा मतलब याद कर लो, नौकरशाही होता है, यानी ऐसे लोग जो कि सरकार के अंडर में काम करते हैं, वो कोई इलेक्टेड पर्सन नहीं होते हैं, ठीक है? तो उनको हम लोग बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स। मतलब ये ऑफिशियल्स लोग होते हैं, आईएएस, आईपीएस, ये टाइप के लोग होते हैं, लेकिन ये लोग कभी इलेक्टेड नहीं होते। ये लोग अपना एग्जाम देकर के, यूपीएससी का एग्जाम होता है, आप लोग भी एसएससी का एग्जाम दोगे तो आप लोग भी अपना बढ़िया ब्यूरोक्रेट बनोगे, ठीक है? तो ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही, यानी सरकार के अंडर में काम करना। मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको हम लोग अ, जो मतलब ऑफिशियल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। तो आप याद कर लो, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, डायरेक्ट वर्ड है, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है? कैनिबल भी आराम से याद करने वाला वर्ड है। कैनिबल मतलब वो लोग जो इंसानों का मांस खाते हैं, ठीक है? नरभक्षक, अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लेश, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिबल, ठीक है? अब देखो इन सब में भी ऐसा नहीं कि ट्रिक नहीं बन सकती, पर ट्रिक बनानी ही क्यों है, ये सब वर्ड्स तो डायरेक्ट ही पता होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कैनिबल मतलब जैसे ही याद है, नरभक्षक सीधा सीधा याद कर लो, इसमें कोई ट्रिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बनवा भी रहा है तो आपको नहीं भाई मैं डायरेक्ट याद करूंगा, ठीक है? कुछ वर्ड्स ऐसे हैं। अब देखो क्या है आपका सॉरी, क्लेस्ट्रोफोबिया। तो फोबिया का मतलब भी आप याद रखो, फोबिया मतलब होता है बेटा डर, ठीक है? फिलिया मतलब होता है प्यार करना, इधर भी मैंने एक बताया था, हाँ ये फिल या फिलिया, इसका मतलब होता है प्यार करना। फोबिया मतलब होता है आपका डर। अब क्लस्ट्रो मतलब होता है बहुत छोटी जगह से, ठीक है? तो छोटी जगह में होने का अत्यधिक डर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। बहुत छोटी जगह पर अगर आप फंस जाते हो तो आप मतलब, और आपको डर बहुत ज्यादा लगता है, तो उसका मतलब आपको क्या है, क्लस्ट्रोफोबिया है, यानी बहुत छोटी जगह पे आप जब जाते हो तो आपको डर लगने लगता है, ठीक है? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही ज्यादा आस्क्ड वर्ड है, सारे ही हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है वो आपका है ईगोइस्ट।
तो ईगो का मतलब सबको पता है क्या होता है। ईगो का मतलब अहंकार, अहं, ठीक है। और इगोइस्ट मतलब ऐसा इंसान जिसको अहंकार हो, जिसको ईगो हो, ठीक है। अहंवादी इसको हिंदी में बोलते हैं। अ पर्सन हु थिंक ही और सी इज बेटर देन अदर पीपल एंड हु थिंक्स एंड टॉक टू मच अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। तो ईगोइस्ट का मतलब जिसको, मतलब वो इंसान जिसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो हो उसको हम लोग बोलते हैं ईगोइस्ट। तो ईगो का मतलब सबको पता है, अहंकार होता है, अहम होता है, ठीक है, अहम होता है। अब एलिगी, तो एलिगी भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैं इतने ढेर सारे मॉक्स दे चुका हूँ और सारे ही मॉक्स में, अक्सर मॉक्स में एलिगी आपको मिल जाएगा। तो एलिगी का मतलब डायरेक्ट याद कर सकते हो, शोक गीत होता है, ठीक है। और ये एक ऐसा पोयम या सॉन्ग होता है, गीत मतलब ही होता है आपका पोयम या सॉन्ग, दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस, ठीक है। यानी ऐसा सॉन्ग, ऐसा पोयम जिसके अंदर से आपको दुख प्रकट होता हो, स्पेशली फॉर समबडी हु हैज डाइड, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मर चुके हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिगी। अब आप कैसे याद रखोगे, तो लग याद कर लो। जब कोई इंसान मरता है तो उसको लिटा दिया जाता है, ठीक है। लग, तो एलिगी मतलब आपका हो जाएगा सुख हीट, स्पेशली फॉर दोज हु डाइड, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एफिलॉग की। एफिलॉग मतलब उपसंहार, ठीक है। आप जब निबंध वगैरह लिखते हो तो वहां पर आप आखिरी में अपना जो पूरा सारांश होता है, जो आखिरी में जो आपको बतानी होती है चीजें, उसको उपसंहार एक टॉपिक डाल करके लिख डालते हो, ठीक है, कि पूरा निष्कर्ष इसका क्या है, ठीक है। एपिलॉग मतलब आ स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, बुक और फिल्म मूवी दैट कमेंट ऑन और एक्ट्स एज अ कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है। तो पूरा जब कंक्लूजन बताना होता है तो आप उपसंहार में लिख देते हो। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अच्छे से पता चल रहा होगा, ठीक है, जो वो निबंध लिखते हैं। तो एपिलॉग मतलब आप याद कर लो कि आखिरी में जब कुछ लिखा जाता है, बताया जाता है, कंक्लूजन दिया जाता है, उसी को हम लोग एपिलॉग बोलते हैं। एपिक मतलब सबको पता होता है, महाकाव्य होता है, ठीक है। तो महाकाव्य से ही आप लोग याद कर लो कि जब भी कोई मतलब ऐसा स्पीच हो जब यहाँ पर आखिरी में लिखा जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीलॉग बोलते हैं। एपिक से आप याद कर लो, एपिक मतलब महाकाव्य, तो उससे रिलेटेड आपको ये याद आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा 11th वर्ड है एपिटैप। एपिटैप भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका मतलब होता है समाधि लेख, एन इंक्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन। यानी जब कोई मर जाता है तो जो कब्रिस्तान के ऊपर एक जो स्टोन होता है, उसके उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इंसान का नाम क्या है, या उसके बारे में वो कब मतलब पैदा हुआ, कब मरा, सारी चीजें। तो उसको हम लोग उसी जो पार्टिकुलर जो इंक्रिप्शन होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिटैप बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप एपिक से याद कर सकते हो कि मतलब कुछ लिखा हुआ चीज है। और एपिटैप जब आप कई बार ये वर्ड देखोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। इसका मतलब होता है समाधि लेख। मेरे को तो वैसे ही याद हो गया था, ठीक है। तो एन इंक्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन, आप जब इस वर्ड को कई बार देखोगे तो ये अपने आप क्लिक कर जाता है, और एपिटैप मतलब जो आपका हो जाता है वो समाधि लेख हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर देते हैं बेटा फास्टिडियस की, ठीक है। तो फास्टिजियस जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, नॉट लाइकिंग थिंग टू बी डर्टी और अनटिडी, ठीक है। यानी कि आप बिल्कुल केयर करते हो कि हर एक जो डिटेल है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, या फिर आप उन चीज़ों को अच्छा, आप उन चीज़ों को लाइक नहीं करते हो जो कि मतलब गंदी हो या फिर अनटिडी हो, मतलब सही तरीके से व्यवस्थित ना हो। उनको क्या बोलते हैं बेटा, फास्टिजियस बोलते हैं, ठीक है। तो फास्टिजियस मतलब दुरा राधे भी होता है अगर आप हिंदी में देखोगे, ठीक है। और इंग्लिश में या समझने की वजह से तो इसका मतलब होता है बिल्कुल केयरफुल रहना कि हर एक जो डिटेल हो वो बिल्कुल करेक्ट हो। उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फास्टिजियस, ठीक है। ये भी कई बार देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब कि, एविटेबल मतलब कि जिसको अवॉइड किया जा सके, और इन मतलब ना किया जा सके, तो डैट कैन नॉट बी अवॉइड, ठीक है, जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इनएविटेबल यानी बहुत जरूरी है, ठीक है। कहते नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इनएविटेबल, ठीक है, इट इज इनएविटेबल, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका ओलिगार्ची। तो ओलिगार्ची में ये जो जितने भी वर्ड्स इससे रिलेटेड होते हैं, इसके अंदर पीछे आर्ची आता है, ठीक है। उसका मतलब ही होता है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और फिर जो उसके आगे वर्ड होगा, यानी कि जैसे यहाँ पे ओलिग है, इसके आगे जो वर्ड होगा उसी हिसाब से मतलब कि वो गवर्नमेंट कौन चला रहा है, वो इस टाइप के वर्ड्स बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के वर्ड्स। तो इस पार्टिकुलर वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो ओलिगार्ची, तो आर्ची मतलब अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which only a small group of people hold all the power। तो
ओलीग लोग की पावर होती है। ठीक है, यानी कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ओलिगार्ची। ठीक है, जिसके अंदर बहुत कम लोग ही पूरी जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये आप नॉर्मल से याद कर लो। ओलिगार्ची मेरी ट्रिक ये रहेगी कि ओ बहुत देखो छोटा सा लेटर होता है AEIOU में, अगर आप लिखोगे तो सबसे छोटा सा ओ होता है। तो ओ से आप सिंपल से याद कर लो कि हाँ आरजी मतलब तो वैसे भी है कि कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कोई ना कोई चला रहा होगा। ठीक है, और ओलीग में आप याद कर सकते हो कि छोटे लोग मतलब जो बहुत कम लोग हों, ठीक है, जिनकी संख्या बहुत कम हो, तो ओ बहुत छोटा वर्ड से होता है, तो वहां से आप याद रख सकते हो और कोई बहुत तिकड़मबाजी इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी होता है, ये वैसे ही याद कर लो। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि या ऑप्टिमिस्ट मतलब कि आशावादी, यानी अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, जो कि हमेशा ये आशा रखता है कि जो भी चीज होगा वो अच्छा होगा। उसके बाद पेनिशिया, पेनिशिया मतलब रामबाण होता है, कहते हैं हम लोग रामबाण इलाज। ठीक है, तो वो पेनिशिया होता है। ये भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पार्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो मतलब कि कोई भी सिचुएशन की जो प्रॉब्लम है उसको जो सॉल्व कर दे, समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ अ पार्टिकुलर सिचुएशन, उसको हम लोग बोलते हैं पेनेशिया। ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम है उसका ये इलाज है। ठीक है, उसका ये रामबाण इलाज है, यानी कि समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पार्टिकुलर सिचुएशन। फिर आल्ट्रुइस्ट, इसका आपको मैं बता देता हूँ। ट्रस्ट आप सभी लोग जानते हो, ट्रस्ट में क्या होता है, लोग दान दक्षिणा देते हैं, लोगों के हित की बात करते हैं, परोपकार करते हैं। तो यहाँ पर भी तो देखो वही वर्ड आ गया है ऑल ट्रस्ट। ठीक है, ऑल ट्रस्ट, तो यहाँ पर आप ऑल को हटा दो और मतलब सब लोग। ट्रस्ट यानी जो ट्रस्ट देने जाता है, यानी कि सिंपल सा मतलब इसका होता है बेटा परोपकारी या फिर सिद्धांतों वाला। समथिंग someone who makes charitable donations intended to increase human well-being। तो ऑल ट्रस्ट को आप कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रस्ट में क्या होता है, यही तो होता है कि लोग परोपकार करने के लिए क्या करते हैं, आपका चैरिटेबल डोनेशंस देते हैं। तो इसका मतलब भी वही है कि समवन हु मेक चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, यानी कि कोई एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा परोपकारी हो दूसरों के लिए, मतलब हमेशा दान दे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आल ट्रस्ट। तो ट्रस्ट से आप लोग उसको आराम से याद कर सकते हो, और मतलब सब लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो फिर से आ गया एरिस्टोक्रेसी। तो मैंने आपको बताया है जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाएगा कृषि, इसका मतलब कि कोई ना कोई मतलब गवर्नमेंट को कोई ना कोई चला रहा होगा। तो और जो उसके आगे होगा उसी टाइप के लोग चला रहे होंगे, जैसे भी मैंने बात किया था आपका ओलीग्स जो लोग हैं, तो ओ से मैंने बताया था स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो वहाँ पर स्मॉल नंबर ऑफ पीपल अगर फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं, पावर रखते हैं। यहाँ पर क्या है, एरिस्टोक्रेसी है, ए मतलब सबसे पहले आता है। ठीक है, तो श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन। ठीक है, जो सबसे पहले आते हैं वो लोग ही तो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो लोग ही तो नोबल लोग होते हैं, वो लोग ही तो हाईएस्ट सोशल ऑर्डर के लोग होते हैं। ठीक है, तो जो श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य सरकार चलाई जाती है, द रूल बाय नोबल्स या गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, उसको हम लोग बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ट्रिक यही है कि ए सबसे पहले आता है, तो मतलब कि जो श्रेष्ठ जन है, जो हमेशा जिनको पहला कहते हैं ना VIP है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पीपल हैं, वो लोग जब गवर्नमेंट चलाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एथिस्ट की। एथिस्ट भी सिंपल सा वर्ड है, सभी लोग याद रखते हैं। एथिस्ट मतलब होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, नास्तिक। ठीक है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें भी कोई मतलब नहीं है तो कोई ट्रिक बनाने का। कैलीग्राफी भी सभी लोग याद रखते हैं, जो लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे उनको पता है कैलीग्राफी मतलब क्या होता है। सुलेख होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश। तो एक जो ब्यूटीफुल सी राइटिंग होती है, जो सुंदर सा लेख होता है, उसी को हम लोग कैलीग्राफी बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई ट्रिक बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कॉनिश्वर की। ठीक है, तो कॉनिश्वर, इसकी ट्रिक बना देते हैं अभी। इसका मतलब क्या होता है बेटा, पहली बात तो विशेषज्ञ होता है, एक्सपर्ट होता है, एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी क्वालिटी और स्किल्स इन आर्ट फूड और म्यूजिक। मतलब सिंपल सी बात है, कोई एक एक्सपर्ट इंसान जिसको हर चीज की नॉलेज हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनिश्वर बोलेंगे। तो कॉनिश्वर, अब प्रोनाउंसिएशन करने में क्या आ रहा है, ईश्वर, तो ईश्वर ही तो एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, जिनको सब चीज की नॉलेज होती है। तो आप जब भी ये वर्ड देखो तो आप इसको इसी तरह से प्रोनाउंस करो ना, कि ये क्या लिखा है, ये कॉनिश्वर लिखा है, यानी ईश्वर लिखा है, यानी ये विशेषज्ञ इंसान है। ठीक है, तो यही देसी तरीका होता है। अभी आप इसको ग्रामेटिकल वे में तोड़ोगे तब तो
आप आराम से फिर वो भी याद करते रह जाओ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, फैटलिस्ट। तो फैटल मतलब होता है बेटा भाग्य। ठीक है, ये याद कर लो। कहते नहीं ये मेरा फेट है, ये मेरा भाग्य है, ये मेरा फैटल है। तो फैटलिस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो कि भाग्य में विश्वास रखे, जो फेथ में विश्वास रखे। देखिए लिखा है ना ये फेथ, तो जो फेथ में विश्वास रखे उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फैटलिस्ट बोलते हैं। भाग्यवादी हिंदी में बोलते हैं अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ठीक है, आप जो हमेशा भाग्य पे विश्वास रखें, ठीक है, उसको हम लोग फैटलिस्ट बोलते हैं। इनविंसिबल। तो यहाँ पर देखो, इनविंसिबल मतलब जिसको जीता ना जा सके, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, जिसको हराया ना जा सके, जिसको मतलब कि जीता ना जा सके, अजय हो। ठीक है, यानी अब इसको और नहीं जीता जा सकता, कोई इसको और नहीं जीत सकता। या फिर आप सिंपल वर्ड में याद कर लो तो टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, यानी उसको हराया नहीं जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनविंसिबल बोलते हैं। फिर क्या है, विन। बीच में क्या आ रहा है, विन आ रहा है ना, विन मतलब जीतना होता है। और इन मतलब नहीं, मैंने आपको बताया एन से नेगेटिव वर्ड, तो नो। तो नो विन मतलब जिसको और जीता ना जा सके, यानी जिसको हराया नहीं जा सकता, मतलब उसको जीता नहीं जा सकता। तो इनविंसिबल मतलब जो बहुत ज्यादा सर्वशक्तिमान है ना, मतलब उसको और हराया नहीं जा सकता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनविंसिबल बोलेंगे। टू स्ट्रांग, वो बहुत स्ट्रांग है, टू बी डिफीटेड, हारने के लिए, मतलब वो हार ही नहीं सकता, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इनविंसिबल। विन से याद हो जाएगा, इन मतलब नो, विन मतलब जीतना, तो जिसको और जिसको जीता ना जा सके, जो अजय हो। ठीक है। फिर अब बात करते हैं हम लोग मर्चिनरी की। मर्चिनरी भी बहुत आता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मर्चिनरी मतलब होता है किराए का टटूट, टट्टू। ठीक है, मतलब किराए का सैनिक। यहाँ पे आप इस वर्ड को बता करके सैनिक लिख लीजिए, किराए का सैनिक। अ शोल्डर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट, यानी तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हारे लिए मतलब सैनिक बनने के लिए तैयार हूँ, मैं किराए का सैनिक हूँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मर्चिनरी बोलते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, इसको डायरेक्ट याद कर लेना, मतलब कई बार आप याद करोगे, इसको डायरेक्ट याद कर लेना, मतलब इसको आप कई बार जब याद करोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। मर्चिनरी मतलब किराए का सैनिक। ठीक है, तो इसमें भी कोई ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक लगानी है तो एम से मिलिट्री होता है, तो आप वैसे भी याद कर सकते हो कि एम से मिलिट्री है, तो हाँ, मर्चिनरी मतलब किराए का सैनिक। एस्थेटिक। तो देखो एस्थेटिक क्या होता है, तपस्वी, योगी, अ पर्सन हु लिव्स इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन। मॉन्क्स जो होते हैं हमारे, सेंट्स जो होते हैं, हर्मिट्स जो होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल एस्थेटिक है। एस्थेटिक मतलब तपस्वी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लाइफ जी रहा है। ठीक है, तो एस्थेटिक आप सिंपल सा याद कर लो कि इसका मतलब होता है तपस्वी। ठीक है। फिर कार्निवोरस मतलब सबको पता होता है, जो मांसाहारी होता है। एनिमल्स दैट ईट मीट या फ्लेश, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा मांस पक्षी। कार्निवोरस। हर्बीवोरस भी सबको पता है, जो केवल घास फूस खाता है, जो शाकाहारी होता है। ओमनीवोरस उनको बोलते हैं जो दोनों खाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात है हमारा कार्टोग्राफी की। तो ये भी बहुत ज्यादा आता है। तो कार्टोग्राफी मतलब होता है मानचित्रकारी। ठीक है, द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। ठीक है, यानी कि मतलब वो आर्ट या वो प्रोसेस जिसके अंदर मैप वगैरह ड्रॉ किया जाता है, बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है। तो ये आप देखो, कार्टो से आप याद कर लो कि हाँ, कार्टो एक लकड़ी का वो होता है जिसके ऊपर ये लोग मतलब तस्वीर वगैरह रखते हैं और फिर बढ़िया बनाते हैं, ये चित्रकारी करते हैं। ठीक है, तो कार्टो मतलब एक दिमाग में इमेज बना लो, कार्टो मतलब कुछ लकड़ी का कुछ है जिसके ऊपर ये सारी काम हो रहा है, तो कार्टोग्राफी। ठीक है। फिर क्या है आपका, एटिमोलॉजी। ठीक है, एटिमोलॉजी, द स्टडी ऑफ origin एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। ठीक है, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटिमोलॉजी। यानी स्टडी करना कि कैसे ये वर्ड्स आए, उनकी मीनिंग कैसे आई, उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी पूरी ओरिजिन, उसको हम लोग बोलते हैं। मतलब आप समझ लो कि वर्ड्स की हिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं एटिमोलॉजी। तो एटिमोलॉजी मतलब एक तो लॉजी आ गया, तो मतलब कोई सब्जेक्ट है, और एटिमोलॉजी से आप याद कर रख लो कि शब्दों का बेसिकली कैसे ओरिजिन हुआ, उनकी पूरी हिस्ट्री, उनकी पूरी मीनिंग की हिस्ट्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटिमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आप कई बार पढ़ोगे बेटा तो आपको याद हो जाएगा, हर चीज़ की ट्रिक मत ढूंढो, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही टॉपर का भी
अगर आप देख रहे हो कि टॉपर कैसे याद रखते हैं, तो वो ऐसे ही याद रखते हैं, वो हर चीज़ की ट्रिक नहीं बनाते हैं, ठीक है? वो उस वर्ड को कई बार देख लेते हैं, तो उनको वैसे भी याद हो जाता है। आप रिवाइज़ लगातार करते रहो, वीडियो देखते रहो, तो आपको वो याद हो ही जाएगा। ये आप हमसे लिख कर के रख लो। होमिसाइड, होमिसाइड मतलब साइड मतलब हत्या करना, ठीक है? तो होमिसाइड, होमी से क्या याद आ रहा है? ह्यूमन बीइंग, होमोसेपियंस, ठीक है? तो जो होमोसेपियंस का साइड करे मतलब जो उनको मारे, उनकी हत्या करे, उनको हम लोग बोलते हैं होमिसाइड, यानी कि मानव हत्या करने वाला या मानव हत्या। द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, ठीक है? यानी जानबूझ करके किसी को मारना, उसको हम लोग बोलते हैं होमिसाइड करना, यानी होमोसेपियंस को मारना। तो वर्ड से ही इसकी मीनिंग है। आइकोनोक्लास्ट, आइकन, आइकन मतलब, अच्छा चलो पहले मैं तो इसको बता देता हूँ फिर बताता हूँ। तो अ पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ्स, मतलब रिवाज तोड़ने वाला। सिंपल सा अगर बताएं तो रिवाज तोड़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ये आइकोनोक्लास्ट है, ये इंसान, यानी ये रिवाज तोड़ रहा है, ठीक है? तो अ पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ्स एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज, उसको तोड़ने वाला, उसको क्रिटिसाइज करने वाले को आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। तो क्लास्ट मतलब वैसे भी होता है तोड़ना, खत्म करना। आइकन से याद कर लो कि कोई एक ऐसा इंसान होगा जो तोड़ेगा किसको? जो एक हमारा आइकन बना हुआ है, एक जो हमारा रिवाज बना हुआ है, एक जो हमारा कस्टम बना हुआ है, उसको जो तोड़ देगा, क्लास्ट कर देगा, उसको हम लोग बोलेंगे आइकोनो क्लास्ट। तो आइकन और क्लास्ट, उससे आप याद रख सकते हो, ठीक है? फिर इलिजिबल, इलिजिबल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल टू रीड है, अस्पष्ट है, ठीक है? डिफिकल्ट टू रीड है या इम्पॉसिबल टू रीड है, अस्पष्ट है, यानी कि इलेजिबल है, बहुत बेकार है। इलेजिबल है यार तू तो, ठीक है? मतलब इलेजिबल मतलब कि ये, अब देखो लीगल से भी तो याद रख सकते हो उसको कि लीगल मतलब क्या होता है। अगर मतलब ट्रिक की वजह से बात करें तो लीगल मतलब कोई पढ़ा लिखा चीज, ठीक है? जिसको पढ़ा ओढ़ा जाए, ठीक है? कोई कानूनी कार्यवाही करना लीगल। और इल जब आ गया मतलब कि नहीं हो पाना, ठीक है? तो इलिजिबल मतलब कि इसको और पढ़ा नहीं जा सकता, इसको और मतलब लीगल से आप याद रख सकते हो कि डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल टू रीड, अस्पष्ट है, ठीक है? स्पष्ट ना होना। फिर इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल मतलब क्या होता है? असंशोधनीय, ठीक है? हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड, यानी कि ऐसी हैबिट्स जिसको हम लोग और चेंज नहीं कर सकते और इम्प्रूव नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं इनकॉरिजिबल, ठीक है? इन मतलब फिर मैंने बता दिया नो, निगेशन। कॉरिजिबल मतलब कि हैबिट्स, ठीक है? जिसको और चेंज ना किया जा सके, हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव, जो कि असंशोधनीय हो। संशोधन करना मतलब चेंज करना, मतलब ना कर पाना, ठीक है? तो हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव, उसको हम लोग बोलते हैं इनकॉरिजिबल, ठीक है? डायरेक्ट से याद करना, ठीक है? फिर इंसोमेनिया, तो इंसोम्निया मतलब क्या होता है? इंसोम्निया मतलब होता है अनिद्रा, यानी कि द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप सो नहीं पाते हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंसोम्निया। तो सोना, सोम, सो, ठीक है? और इन मतलब ना, तो इंसोम्निया मतलब कि जिसको नींद ना आ पाए, जो अनिद्रा का शिकार हो जाए, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर वो सो नहीं पा रहा है। इन मतलब नहीं, सो मतलब सोना डायरेक्ट, ठीक है? ऐसे तो सो मतलब तो नहीं होता सोना, पर ट्रिक की बेसिस पे इंसो मतलब कि ना सो पाना, ठीक है? अनिद्रा। नेपोटिज्म, तो ये तो वैसे भी हम लोग सुनते हैं बॉलीवुड वगैरह में, नेपोटिज्म कितना होता है, यानी कि भाई भतीजावाद कितना होता है, ठीक है? यानी कि गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर ओन फैमिली इफ यू आर इन पोजीशन ऑफ पावर, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स, ठीक है? तो नेपोटिज्म तो वैसे भी आप याद रख लो भाई, इतनी बातें न्यूज़ पे हुआ करती रहती हैं, बॉलीवुड में हुआ करती रहती हैं, ठीक है? तो अब जो हमारा लास्ट वर्ड है, 35th वर्ड आज, तो आज तो अब जो हम लोग का लास्ट वर्ड है आज का, वो है ऑब्सोलीट, ठीक है? तो ऑब्सोलीट मतलब होता है अप्रचलित, यानी जो प्रचलित ना हो। नो लॉन्गर यूज्ड, यानी अब इसको और यूज नहीं किया जा रहा है, बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, क्योंकि अब कुछ नया इन्वेंट हो गया है, तो अब हम इसको और यूज नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सोलीट, ठीक है? तो ऑब्सोलीट मतलब ऑब्वियसली अब हम लोग उसको लीट नहीं करेंगे, अब हम लोग उसको मतलब कि यूज नहीं करेंगे। तो ऑब्सोलीट मतलब ऑब्वियसली अब हम लोग उसको लीड नहीं करेंगे, अब हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे, तो ऑब्सोलीट, ठीक है? तो इसी तरीके से आप जब इस सारे वर्ड्स को या मेरी वीडियो को एक बार और देखोगे, और आप लोग साथ में एक एक बार खुद से भी थोड़ी कोशिश करोगे पढ़ने की, याद रखने की, मतलब एक एक बार बस आप इगोइस्ट पढ़े, हाँ अहमवादी,
एलिगी मतलब शोक गीत। आप ये इंग्लिश वाला पढ़ो ही मत, क्योंकि इंग्लिश वाला इसी का मतलब ही है, आप वैसे भी याद कर लोगे। अब जिसको शोक गीत मतलब पता है कि शोक मतलब उदास होता है, गीत मतलब ऐसी कोई पोएम जिससे उदासी आए, तो वो तो ये पढ़ते ही समझ जाएगा ना कि आप पोएम दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस, हाँ मतलब ये शोक गीत की बात कर रहा है, एलिगी इसका मतलब है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश वाला वैसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये एलिगी याद रखो, शोक गीत याद रखो। कैसे याद रखोगे? लग्स में मतलब कोई मर गया है, शोक गीत मतलब ऐसा गीत जब कोई मर जाता है तो झुकाया जाता है या उसको याद करने के लिए बोला जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया, फोबिया मतलब कोई डर होता है, क्लस्ट्रो मतलब छोटी जगहों से। ठीक है, सीधा सीधा याद करो। बहुत ज़्यादा इसमें नौटंकीबाजी करने की जरूरत नहीं है कि हम हर एक चीज़ का ग्रामेटिकल मीनिंग निकालें या देखें कि इसका एंक्रोनिम क्या है। ठीक है, कैसे ये वर्ड बना है, ये वो। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट इसी तरीके से याद करो। सिंपल सिंपल पढ़ो और मेरी ये ट्रिक एक बार देख लो, बस बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो 1800 वर्ड के लिए आप बहुत सारे एंक्रोनिम्स याद रखोगे, बहुत सारे आप मीनिंग्स याद रखोगे, तो वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से बस मैं बता रहा हूँ फॉलो करते जाओ, सब याद हो जाएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, मेरे को आपकी बहुत ज़्यादा नीड है चैनल को ग्रो करने के लिए। क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो आप लोग आराम से देखते हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे मुझे भी खुशी मिल सके। और आप लोग तो फिलहाल खुश रहो ही रहो। जय हिंद, जय भारत।